अस्सलाम वालेकुम। हमराज न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी हालात के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बतूल। नाजरीन, आज हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। एक मेरा मौजू ये होगा कि मुल्की हालात किस तरफ जा रहे हैं, नए बजट की तैयारियां हैं, इसके बावजूद भी महंगाई की शरह में इजाफा होता जा रहा है। दूसरा हमारा मौजू ये होगा कि PDM में इख्तिलाफात जारी हैं और क्या इस बात की गुंजाइश है कि पीपल्स पार्टी PDM में वापस आ जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी हम बात दरियाए सिंध में पानी की किल्लत है, जिसकी वजह से सिंध और पंजाब में तनाज़ा चल रहा है। इन मौज़ूआत पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और एंकर पर्सन आजिज़ जमाली साहब। आजिज़ साहब, पहले तो हम अपने स्टूडियो में आपको वेलकम कहते हैं। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आने वाले बजट को और माशी हालात को कैसे देखते हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, गुज़िश्ता 3 साल से जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मौजूदा हुकूमत पे बहुत सारी तनकीद भी हो रही है, लेकिन बहरहाल सबसे अहम बात तो ये है कि ये मौजूदा हुकूमत अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। अहम बात है ये। जून के पहले हफ्ते में बजट इजलास होगा कौमी असम्बली का, जिसमें बजट पेश किया जाएगा। और मुल्क के इस वक्त जो मुशीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन साहब, वो भी नए हैं। कुछ ही अर्सा कबल उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज लिया, लेकिन कौमी असम्बली में हमाद अज़हर साहब शायद बजट पेश करेंगे। तो सूरत हाल कुछ ये है कि हुकूमत बजट पेश करने से कबल अपना कोई टारगेट नहीं बता रही कि आने वाले बजट में टारगेट क्या है। यानी 2-3 कॉमन किस्म के सवाल होते हैं। मसलन हर सरकारी मुलाजिम ये सवाल पूछ रहा है कि तनख्वाहों में कितना इजाफा होगा। आम जो मुलाजिम है उसके सबसे पहला सवाल तो उसके जहन में ये होता है कि उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी। अच्छा, ये तो हुआ सरकारी मुलाजिम। और आम आदमी क्या सवाल आपसे पूछेगा? आम आदमी ये सवाल पूछेगा आपसे कि जी जो अशियाए खुर्द व नोश हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनके नर्ख कितने कम हो रहे हैं, उनके रेट्स कितने कम हो रहे हैं। आप अगर देहात में जाएंगे तो आपसे आम आदमी पूछेगा कि क्या चीज़ें सस्ती होंगी या नहीं होंगी, बस इतना बता दो। यानी बजट से आम लोगों का वास्ता इस तरह है। यानी सरकारी मुलाजमीन का वास्ता अपनी तनख्वाहों से बढ़ाने तक है, और आम आदमी का वास्ता बजट से महंगाई के तनासुब से है। लेकिन ये तो एक तल्ख़ हकीकत है कि महंगाई कम नहीं होगी। महंगाई का रेशो जिस तरह ऊपर जा रहा है, अभी भी ऊपर जाएगा, नए बजट के बाद भी ऊपर जाएगा। चूँकि 2 चीज़ें अहम हैं इसमें। एक तो पेट्रोलियम के नर्ख इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली दीगर तमाम चीज़ों के नर्ख उसके साथ साथ बढ़ रहे होते हैं। दूसरा, मौजूदा हुकूमत में सबसे बड़ा अलमिया जो है वो आजकल नहीं, गुज़िश्ता 3 सालों से ये अलमिया हमारे साथ मौजूद है कि जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ ही रहे हैं। चीनी देखें 100 रुपये से ज़्यादा है इस वक्त भी मार्केट में। इस तरह आटा है, इस तरह दालें हैं, सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं। जो आम घरों में वो चीज़ें जो आप ख़ुद ख़ातून हैं, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह पता है कि घर में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे रोटी पकती है, जिससे खाना पकता है, जो हम हर घर की ज़रूरत है, हर फ़र्द की ज़रूरत है, उसके नर्ख तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत जब आई थी तो 60-70 रुपये पर चीनी थी, इस वक्त 100 रुपये से ज़्यादा है। पेट्रोल फ़ी लीटर 120 रुपये से ज़्यादा है। तो ये ज़ाहिर है कि इस तमाम का आम आदमी पे असर होता है। बजट में 2-3 चीज़ें अहम हैं मेरे ख़्याल में। अगर मौजूदा हुकूमत उसको कंट्रोल कर लेती है तो शायद उसके लिए फ़ायदा होगा। एक तो सबसे अहम ये जो अशियाए खुर्द व नोश हैं, जो रोज़मर्रा के अशिया की चीज़ें हैं, उनके अगर रेट कम होते हैं। टैक्सेस बढ़ रहे हैं। बिजली पे आप देखें मुसलसल टैक्स बढ़ रहा है। बिजली फ़ी यूनिट कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। अभी भी मुसलसल हर चीज़ पर टैक्स बढ़ रहे हैं। इतने सारे टैक्सेस बढ़ने के बावजूद भी अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रही तो ये मेरा ख्याल है हुकूमत की नाकामी है। और इतने सारे टैक्सेस इसी साल, ये जो मौजूदा माली साल 2021 है, 21-22 है, अब जो आने वाला बजट होगा वो 22-23 होगा। तो 2021 में जिस तरह के टैक्स लगे हैं, वो कौन सी चीज़ है जिस पे टैक्स नहीं लगा हो। इवन हमारी खिदमात पे, मैं अगर एक जर्नलिस्ट हूँ
मेरी तनख्वाह 50,000 से ज़्यादा है, उस पर भी टैक्स लग चुका है। आप अगर ख़रीदारी करने जा रही हैं मार्केट में, 50,000 से ज़्यादा की चीज़ ख़रीदते हैं, आपके उस पर भी टैक्स लग चुका है। आपके जो ATM कार्ड है जिससे आप एक वक्त पे पैसे निकालते हैं, उस पर टैक्स लग चुका है। ये भी आम इस्तेमाल की चीज़ें। आप 50,000 रुपये से ज़्यादा कोई चीज़ मंगवा रही हैं या आप 50,000 से ज़्यादा कोई ख़रीदारी कर रही हैं, उस पर भी टैक्स है। यानी ये सारे टैक्स इस साल लग चुके हैं 2021 में। इतने सारे टैक्स लगने के बावजूद भी अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो ये नाकामी है, ये नाअहली है। और इसका मतलब है आपको असल बात समझ में नहीं आ रही। आप टैक्स पे टैक्स लगा चाह रहे हैं, आप बिजली पे टैक्स लगा रहे हैं, आप जो है गैस आप देखें, गैस के रेट बढ़ गए हैं, पानी के पे टैक्स। यानी ये हर जो वो बातें मैं बता रहा हूँ जो आम आदमी से वाबस्ता हैं, आम शहरी से वाबस्ता हैं, उन सब चीज़ों पर टैक्स लगने के बावजूद भी चीनी अगर मार्केट में अगर 120 रुपये, 110 रुपये या 100 से ज़ायद में बिक रही है, जो आप जब आए थे तो 60 और 70 रुपये की चीनी थी। यानी आपने दुगुना कर दिया ना। एक तो हमसे टैक्स भी ले लिया, यानी आपने जो हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं या हम पानी इस्तेमाल करते हैं, उस पर अलग टैक्स हम दे रहे हैं। हम अगर मार्केट से ख़रीदारी कर रहे हैं उस पर हम अलग टैक्स दे रहे हैं। तो ये एक चैलेंज होगा मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत के लिए, अगर बजट में इन चीज़ों पे गौर किया गया, टैक्सेस को कम किया गया और जो महंगाई की शरह है उसको अगर कंट्रोल करने की बात की गई तो काफ़ी बेहतर होगा। वरना फिर अवाम इसी तरह जिस तरह भुगत रहे हैं, शायद आने वाले साल भी ऐसा ही अवाम पे मसाइल बढ़ते जाएंगे और अवाम मज़ीद मसाइल से दो चार होते रहेंगे। आज इस सब PDM का ऊंट किस करवट बैठ रहा है और क्या गुंजाइश है अभी बाकी के पीपल्स पार्टी PDM में वापस आ जाए? जी, इस बतूल साहब आपको याद होगा कि 1-1.5 महीना पहले आपके ही प्रोग्राम में हमने PDM पे गुफ्तगू की थी और मैंने आपको तब भी कहा था कि PDM टूटने जा रही है और फिर आपने देखा PDM टूट चुकी है। इस वक्त जो मौजूदा PDM है वो सिर्फ 8 जमातों पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर इस तरह सूरत हाल चली तो मैं समझता हूँ कि 1-2 और जमातें भी PDM से चली जाएंगी। ख़ास तौर पे मैं अख्तर मेंगल का जिक्र करूँगा जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं। 2 बड़ी जमातें PDM से इस वक्त अलग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी। अब कल ही बिलावल भुट्टो साहब गए थे चाटसद्दा में, जहां बेगम नसीम वली ख़ान के इंतकाल पर उसने ताज़ियत की। वहां एक मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी बिलावल भुट्टो और ANP की लीडरशिप की, जिसमें बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि PDM आज भी हमारी लाइन पर ही चल रही है। लेकिन दूसरी जानब जो गुज़िश्ता रोज़ PDM का इजलास हुआ है, सरबराही इजलास, जिसमें शहबाज शरीफ भी शरीक थे और मरियम नवाज़ भी शरीक थी, मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत में और पार्टियां भी उसमें शरीक थीं। लेकिन हैरतनाक बात यह है कि जब PDM का इजलास ख़त्म हुआ, जो मीडिया के साथ गुफ्तगू हुई, उसमें मौलाना फजल रहमान भी गुफ्तगू की और शहबाज शरीफ भी उसके साथ मौजूद रहे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। उससे सवाल भी हुए लेकिन एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मरियम नवाज़ ने ज़रूर गुफ्तगू की लेकिन शहबाज शरीफ ने मीडिया के साथ कोई गुफ्तगू नहीं की। और वहाँ पे ये सवाल भी हुआ, मरियम नवाज़ के से एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा PDM में वापस होगी? तो गुस्से का इज़हार किया मरियम नवाज़ ने और कहा कि ये अब हमारा इशू नहीं है, हम इस तरह के मामलात में मत उलझाएं। यानी मरियम नवाज़ ने यह तासर देने की कोशिश की कि जैसे अब हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने अपनी बात में फिर वो ज़रूर कहा कि इस वक्त भी उनके लिए ये सोचने की गुंजाइश मौजूद है, अगर वो वापस आना चाहें तो वो सोच लें। यानी वो एक शर्त इन्होंने रखी थी कि इन्होंने जो अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस दिया था और डिमांड ये की गई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP उस शोकाज नोटिस का तहरीरी तौर पे जवाब देंगे तो वापसी पे गौर किया जाएगा। लेकिन
बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ कराची में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस शोकाज नोटिस की कॉपी फाड़ दी थी, और अभी हाल ही में उसने कहा कि वो अपने उस स्टैंड पे कायम है। बदीन में दो रोज़ कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ जो मैंने शोकाज नोटिस को फाड़ दिया था, और उन्होंने कहा हम जवाबदेह नहीं हैं किसी दूसरी पार्टी को। तो यकीनन ANP का वही मौक़िफ़ है। तो अब ये मामला अभी तक वहाँ पे रुका हुआ है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम जवाबदेह नहीं है, और नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी शोकाज नोटिस का जवाब दे या मुआज़रत करे, माफ़ी मांगे, तो दोबारा PDM में जा सकती है। लेकिन शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ अलग है। यहाँ मैं आपको ये बात बताऊं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के मौक़िफ़ में फ़र्क है। शहबाज शरीफ ने PDM के इजलास से पहले ये कहा था कि किसी पार्टी को हम निकाल नहीं सकते, एक पार्टी को दूसरी पार्टी नहीं निकाल सकती, हम एक इत्तेहाद है। लेकिन मरियम नवाज़ कह रही है कि वज़ाहत देनी चाहिए, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम वज़ाहत नहीं देंगे। 3-4 दिन कबल दुबई में अख्तर मेंगल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई है, जिसमें भी ये ज़िक्र हुआ है इसका। अभी गुज़श्ता रोज़ ANP से मुलाकात हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये मामला किसी दूसरी तरफ जाएगा, और अगर PDM में पीपल्स पार्टी ANP वापस आना चाहती हैं तो अब ये मामला हल होगा आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान के थ्रू, या फिर आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के थ्रू। मेरी इतलात है, ये आपके चैनल को मैं बताना चाह रहा हूँ एक्सक्लूसिव बात, कि आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ का भी इस मामले पे एक दूसरे से राब्ते मौजूद हैं, जो अभी किसी मीडिया ने तो नहीं चलाया, लेकिन राब्ते हैं। ये इम्कान मौजूद है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी इस मामले को सुलझा दें, और मुस्लिम लीग नून को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़े या दस्तबरदार होना पड़े, और पीपल्स पार्टी ANP और बाकी जमातें दोबारा इसमें आ सकती हैं। मेरे हिसाब से इस बात का इम्कान ज़्यादा है, लेकिन अभी फौरी नहीं। बजट होगा, बजट में पीपल्स पार्टी अपोजिशन के साथ खड़ी रहेगी। अपोजिशन जैसे कि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, तो बजट की ये सारे मिल के मुखालफत करेंगे। शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी या दीगर जो भी अपोजिशन जमातें हैं, ये सब मिल के बजट की मुखालफत करेंगी। बजट कौमी असम्बली में सारी जमातें एक साथ होंगी। उसके बाद बजट मंजूर होने के बाद शायद आने वाले माह यानी जुलाई में, जैसे इन्होंने ऐलान किया कि सवात में जलसा करेंगे, हो सकता है जलसा भी हो जाए। उसके बाद ये मामला दोबारा सुलझेंगे और मामला उस तरफ जाएंगे ज़रूर कि PDM एक बार फिर एक प्लेटफार्म बना के इमरान खान की मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू करे। लेकिन एक बात इसमें आपके सवाल में नहीं था, मैं आपको इजाफ़ा कर दूँ, इसमें एक अहम डेवलपमेंट इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान की पार्टी के अंदर जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, उसकी एक अहम बात है। जहांगीर तरीन ग्रुप भी बजट के बाद एक नया मसला पैदा करेगा इमरान खान के लिए, और ये इम्कान है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और PDM एक ही लाइन पे चल के इमरान खान को टफ़ टाइम दें, मुश्किल वक्त दें उसको। और लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि PDM अगर मुत्तफ़िक होती है, अगर मुत्तहद होती है, तो शायद ये इमरान खान हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकेंगे। अगर नहीं होती है PDM, ऐसे जैसे मौजूदा सूरत में कोई टफ़ टाइम नहीं दे सकती। अगर पीपल्स पार्टी ANP और शायद एक दो और जमातें अगर अलग खड़ी रहें, तो PDM को इमरान खान के लिए मुश्किल हालात पैदा नहीं कर सकेगा। अच्छा जी साहब, एक तरफ तो दरियाई सिंध में पानी की किल्लत का मसला है, सिंध एक तरफ चीख रहा है, दूसरी जानिब सिंध और पंजाब में इस पे तनाज़ा भी चल रहा है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी देखें बतूल साहब, ये काफ़ी अहम मौजू है जिस पे आपने सवाल किया, और ये बड़ी एक तवील मौजू है। मैं उसकी तवालत में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरी एक हिस्ट्री है इसकी, क्योंकि ये पानी का तनाज़ा कोई नया नहीं है। सूबों के दरमियान या पूरी दुनिया में दरियाओं के जो ऊपर और टेल के लोगों के दरमियान तनाज़ा रहता है। लेकिन मैं सिर्फ बात को इस तरह ले जाऊंगा कि हमारे पास एक मुआहदा मौजूद है। पानी का एक मुआहदा 1991 में हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और जाम सादिक यहाँ सिंध का वज़ीर आला था। वाटर अकार्ड 91 जिसको कहते हैं, जिसको एक आइनी कानूनी हैसियत है, और उस वाटर अकार्ड पे अमल करवाने के लिए एक इदारा है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसको इरसा कहते हैं। इरसा का काम है
कि 1991 का जो मुआहदा है, आइनी हैसियत है जिसकी, उसके तहत सूबों में पानी की तकसीम हो। लेकिन ये मसला होता तब है जब पानी की दरियाओं में किल्लत होती है। इस वक्त चूँकि ऊपर से ही दरिया में पानी कम है, जो डैम्स हैं हमारे उसमें पानी की किल्लत है, तरबेला या मंगला जो डैम है उनमें पानी की किल्लत की वजह से ज़ाहिर है कि दरिया से जो नीचे पानी आता है उसमें भी किल्लत है। लेकिन सिंध का दावा ये है कि सिंध में शदीद किल्लत है। सिंध हुकूमत कह रही है कि अभी चंद रोज़ कबल सिंध असेंबली में एक करारदाद भी मंजूर हुई है जिसमें इरसा के चेयरमैन को हटाने का मुतालबा किया गया और ये कहा गया है कि सिंध में पानी की शदीद किल्लत की वजह से चावल की काश्त नहीं हो रही और जो आने वाली काश्त है उसको भी शदीद नुकसान होगा। ख़ास तौर पे कपास के काश्त की जो तैयारियां हैं उसको बहुत नुकसान होगा। तो इस वजह से सिंध चीख रहा है। जो आपने सवाल किया कि सिंध में ख़ास तौर से सिंध का जो टेल है, सिंध के 3 बैराजेस हैं। सबसे पहला जो बैराज है गुड्डू बैराज कश्मोर, जहाँ पंजाब से पानी दाखिल होता है। उसके बाद वो पानी नीचे उतर के सक्खर बैराज तक पहुँचता है, दूसरा बैराज है जो सक्खर बैराज है। और सिंध का जो आखिरी बैराज है वो कोटड़ी बैराज है। कोटड़ी बैराज को डाउन स्ट्रीम कोटड़ी कहते हैं, जहाँ से फिर पानी यहाँ कराची तक समंदर तक आता है। इस वक्त अलमिया ये है कि डाउन स्ट्रीम कोटड़ी में तो पानी है ही नहीं। यानी कल सिंध के जो वज़ीर ज़राअत हैं इस्माइल राऊ, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे बिलावल हाउस में, जिसमें उन्होंने इजहार किया है कि डाउन स्ट्रीम कोटड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ 200 क्यूसेक पानी है, जहाँ 10,000 क्यूसेक पानी यानी कोटड़ी बैराज से नीचे यहाँ कराची तक 10,000 क्यूसेक पानी होना चाहिए। चूँकि पंजाब में एक बड़ा परसेप्शन है, एक बड़ी गलत फहमी है कि कोटड़ी से नीचे पानी ज़ाया होता है। अक्सर आपने सुना होगा, अभी 2 रोज़ कबल पंजाब की जो मुशीर इत्तलात हैं फिरदौस आशिक आवान, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा है कि सिंध में पानी ज़ाया हो रहा है, कोटड़ी से नीचे पानी ज़ाया हो रहा है, समंदर में जा रहा है। भाई एक बात सुने, समंदर और कोटड़ी के दरमियान बहुत बड़ा फासला है, 5-6 अजला हैं उसके दरमियान। यानी कोटड़ी हैदराबाद के बाद बदीन, ठट्ठा, सजावल और फिर कराची, ये दरियाए सिंध का पानी गुजरता हुआ कराची तक पहुंचता है। इन तमाम अजला में काश्तकारी होती है, इन तमाम अजला दरियाए सिंध के पानी पे ज़िंदा रहते हैं। अगर आप कहते हैं कि कोटड़ी से नीचे पानी ज़ाया हो रहा है, एक तो पंजाब का ये परसेप्शन गलत है, इसको दूर होना चाहिए, इस गलत फहमी को ख़त्म होना चाहिए कि कोटड़ी से नीचे कोई पानी ज़ाया नहीं हो रहा। और समंदर में जो पानी आ रहा है, डेल्टा में जो पानी आ रहा है, उसको भी ज़रूरत है। वरना अगर डेल्टा में पानी नहीं आएगा, समंदर को दरियाए सिंध का पानी रोकता है, अगर वो आप पानी नहीं देंगे तो समंदर आगे बढ़ता जाएगा। इस वक्त 30-40 लाख एकड़ ठट्टा और सजावल की ज़मीन ज़ेरे आब आ चुकी है समंदर के, और ये बढ़ता जाएगा अगर आप ये नहीं करेंगे। एक दूसरी बात, सिंध का दावा है, सिंध हुकूमत का वज़ीर आला सिंध ने 2 रोज़ कबल सिंध असेंबली में पूरे एदाद शुमार पेश किया और जिसमें कहा जा रहा है कि सिंध में 40% तक पानी की किल्लत है, यानी 40% शार्टेज है। ये सिंध हुकूमत का दावा है, जबकि वफाकी हुकूमत कहती है कि नहीं, सिंध में मिस मैनेजमेंट है और सिंध में जो बड़े ज़मींदार हैं वो छोटे काश्तकारों का पानी खा जाते हैं, इसलिए टेल के काश्तकारों को पानी नहीं जाता। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कल जो आवाम से बराह रास्त TV पे ख़िताब किया जो टेलीफोन के ज़रिए, उसमें वज़ीर आज़म ने भी इस बात का इजहार किया है, इमरान खान साहब ने, कि छोटे काश्तकारों तक पानी नहीं पहुंचता। ये एक पहलू है कि बड़े ज़मींदार मशीनें लगा के पानी ले जाते हैं और नीचे पानी नहीं पहुंचता, ये एक पहलू है। लेकिन इस पहलू को बुनियाद बनाकर सिंध का पानी कम नहीं किया जा सकता। सिंध को अगर शार्टेज है बिल्कुल, तो उतना ही शार्टेज पंजाब में भी होना चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि पंजाब में सिर्फ 8% शार्टेज है, जबकि सिंध में 40% शार्टेज है। उसूली तौर पे तो फिर सिंध में भी 8% शार्टेज होना चाहिए, या फिर पंजाब की शार्टेज का हिस्सा ज़्यादा। ऐसे होता है ना, अगर 4 भाई हैं, जिस तरह घर में अगर खाने के लिए कम है तो चारों को एक दूसरे में बांटना चाहिए। ऐसे नहीं कि बड़ा भाई ये कहे नहीं मुझे तो अपना पूरा हिस्सा चाहिए, आप जाके कम खाएं बाकी 3 भाई, ये रवैया गलत है। अभी मैंने कल ट्वीट देखा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का, उसने कहा है कि मैं सिंध के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको दावत देता हूं, उनको वो आके बैराजों का मुआयना करें। ये दुरुस्त अच्छी बात है, मैं समझता हूँ। मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से इसी तरह वज़ीर आला पंजाब
और जो पंजाब के लोग हैं उनको दावत देता हूँ, एक सहाफ़ी के नाते, एक सिंध के शहरी के नाते, आप आ जाएँ, आप सिंध के बैराजों का भी मुआयना करें, आप कोटड़ी पे आके मुआयना करें। इस 91 के अकार्ड में ये मौजूद है, लिखा हुआ है कि 10 मिलियन एकड़ फिट पानी कोटड़ी डाउन स्ट्रीम कोटड़ी को देना है, लेकिन हमें तो 10,000 क्यूसिक भी नहीं मिल रहा। तो ये रवैया ठीक नहीं है। पंजाब के वज़ीर आला को हम दावत देते हैं कि आप आ जाएँ सक्खर बैराज, गुड्डू बैराज, कोटड़ी बैराज पे देखें कि कितना पानी वहाँ कम आ रहा है। ज़ाहिर है पानी कम आएगा तो उसका नुकसान सिंध के माशियात को होगा। सिंध में अगर कपास की फसल नहीं होगी तो सिंध को अरबों डॉलर्स का नुकसान होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। सिंध की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको ज़रूर सुना जाए। वफाक जो एक बड़े के नाते सबको एक जगह देखिए, इसमें एक और इदारा भी है जिसको हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कहते हैं, मुश्तरका मफादात की काउंसिल, वो मौजूद है। या तो इस मसले को मुश्तरका मफादात काउंसिल में ले जाएं या इरसा में चारों सूबों को सुने। अगर किल्लत है तो किल्लत को सूबों में बराबरी की बुनियाद पर बांटा जाए। और दूसरा, इसमें आखिरी बात ये कहूँगा कि सिंध का दूसरा जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो 2 कैनाल हैं पंजाब में, एक चश्मा झेलम कैनाल और एक तोसा पंजनंद कैनाल। ये दो कैनाल खोल के सिंध का दावा है कि सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है। तो ये जो लिंक कैनाल्स हैं, इसमें जब तक चारों सूबे राज़ी नहीं होते तो एक सूबा नहीं खोल सकता। इन कैनाल्स को भी बंद किया जाए और पानी की जो किल्लत है उसको बराबरी की बुनियाद पर तकसीम किया जाए। इस तरह मेरा ख़्याल है वफाकी हुकूमत सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर सकती है। आजिज़ साहब, आपने बड़े ही मौसर अंदाज में पहलू को उजागर किया, इश्यूज़ को उजागर किया। इसी के साथ अपनी होस्ट एस बतूल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सियासी हालात के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।